हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद वेट। तो अब हम अपने अगले नेमाटोड पे चलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एंसाइलोस्टोमा एंड ब्यूनोस्टोमम के बारे में। इनको हम जनरली हुपवर्म कहते हैं क्योंकि इनका जो एंटीरियर एंड होता है वो हमारा डॉर्सल बेंड होता है। एंड एंसाइलोस्टोमा कैनाइनम को हम कुकवर्म ऑफ डॉग भी कहते हैं। इनकी पेक्युलर फीचर के बारे में बात करूं तो फिर इसमें कोई भी लिप प्रेजेंट नहीं है, कोई भी लीफ क्राउन प्रेजेंट नहीं है। इनके पास बक्कल कैप्सूल जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, एज वेल एज 3 पेयर ऑफ वेंट्रल टीथ आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एंसाइलोस्टोमा, जो कि इनको डिफरेंट बनाती है। दे आर वोरेशियस ब्लड सकर्स जो कि सक करते हैं 0.09 ml ब्लड पर डे। अब मैं इनकी एग्स की बात करूं, दे आर हैविंग ब्लंट एंड। इनके पास क्या होंगे? ब्लंट एंड होंगे इन द एग्स ऑफ द दिस, एंड इसके अंदर हमारे पास कुछ एम्ब्रियोनिक मास प्रेजेंट होगा। अब इसमें जनरली हमारे पास 2 स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, एंसाइलोस्टोमा कैनाइनम जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, एंसाइलोस्टोमा ब्राजीलियंस। अब ब्राजीलियंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अनीमिया कॉज नहीं करता, एज वेल एज ये हमारा कोलोस्ट्रल रूट से ट्रांसमिट नहीं होता है। अब अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल की बात करूं तो एग है, ठीक है। एग से सिमिलरली स्ट्रोंगाइल स्पीशीज की तरह फ्री लिविंग स्टेजेस आएंगी। फ्री लिविंग स्टेजेस में L1 लार्वा, L2 लार्वा, देन L3 लार्वा आएगा। अब ये जो L3 लार्वा होगा वो हम परोस मतलब इंजेक्शन के थ्रू भी एक्वायर कर सकते हैं, हम उसको स्किन के थ्रू भी एक्वायर कर सकते हैं। अगर स्किन के थ्रू उसका इन्फेक्शन होगा तो 1 मंथ इज द प्री पेटेंट पीरियड। परोस होगा तो 2 वीक में हमारा इन्फेक्शन हो जाएगा। परोस में जो लार्वा की फॉर्म है वो हमारी स्टमक में चली जाएगी, एंड देन जो स्किन की इन्फेक्शन होगी उसमें हमारे पास ट्रैकियल माइग्रेशन देखने को मिलता है। इस ट्रैकियल माइग्रेशन की वजह से माइल्ड लंग इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ एंसाइलोस्टोमा कैनाइनम। अब हर जो स्पीशी है वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। इनमें जो लार्वल स्टेजेस होती है L3 फॉर्म में वो हमारी डेवलपमेंटल अरेस्ट शो करती हैं और वो जाके बैठ जाती है स्केलेटल मसल्स में। और वहीं जो एडल्ट फॉर्म्स होती है वो क्या तबाही मचाएंगी? वो क्रिप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी गट में, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी, देन वो ल्यूमेन में आएंगी और वो हमारी सिक्रीट हो जाएंगी इन द फीसेस। अब हमें ये ध्यान रखना है जो एडल्ट होते हैं दे आर द ब्लड सकर्स। तो ये क्या करेंगे? ये इंटेस्टाइन के म्यूकोजा को एज वेल एज ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, जीआईटी में। नाउ हमने बात करी डेवलपमेंटल अरेस्ट हो गया था L3 स्टेजेस का। अब जब प्रेगनेंसी होगी उसका 42nd डे आएगा तो फिर वो जो L3 एंसिस्टेड लार्वल फॉर्म थी वो अब फ्री हो जाएगी और वो कोलोस्ट्रल और प्रीनेटल रूट से न्यू बॉर्न पप्स में जाकर बैठ जाएगी। एंड कोलोस्ट्रल इन्फेक्शन को हम ट्रांस मेमरी ट्रांसमिशन भी कहते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट होता है, मोस्टली जो इन्फेक्शन होता है वो कोलोस्ट्रल रूट से स्प्रेड होता है। वाई? बिकॉज जो पप्स होते हैं उनमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उनका लिवर और बोन मैरो अच्छे से डेवलप नहीं होता, तो उनका जो इरिथ्रोपोइटिक रिस्पॉन्स होता है वो भी बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो पप्स में जो होती है वो सीवियर फॉर्म देखी जाती है जनरली, और उनमें ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन एक्वायर होता है। तो हमने बात करी कि अगर हम एक्वायर करेंगे तो स्टमक में जाएगा, मसल अरेस्ट हो जाएगा, स्किन में जाएंगे तो ट्रैकियल माइग्रेशन होगा।
अब पप्स और एडल्ट में अलग अलग जगह अलग अलग मोल्टिंग अलग अलग इन्फेक्शन होता है। पप्स में अगर स्किन के थ्रू इन्फेक्शन आया तो उसमें होगी हमारी ट्रैकियल माइग्रेशन। वहीं अगर एडल्ट्स में इन्फेक्शन आया देन इट विल बी शोइंग सोमैटिक माइग्रेशन। ठीक है, एंड इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन केस ऑफ टॉक्सोकेरा कैनस। तो कंफ्यूज नहीं करना, बस हम ये बता रहे हैं कि अगर स्किन से इन्फेक्शन एक्वायर हुआ है तो ट्रैकियल माइग्रेशन कब होगी, सोमैटिक माइग्रेशन कब होगी। परोस अगर आपने ओरली लिया है तो वो स्टमक में ही जाएगा एंड देन डेवलपमेंटल अरेस्ट होगी, जो लार्वे एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाए होंगे और स्केलेटल मसल में जाके बैठ जाएंगे। जब प्रेगनेंसी होगी वो रीएक्टिवेट होंगे और कोलेस्ट्रॉल और प्रीनेटल रूट में वो सिक्रीट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। अब इसका जो इन्फेक्शन होता है वो पर एक्यूट, एक्यूट और क्रॉनिक होता है। अब जो पर एक्यूट इन्फेक्शन होते हैं इसमें हमें लिक्विडी फीसेस देखने को मिलती हैं। एक्यूट की बात करूँ तो एक्यूट में भी हमें ब्लैक डायरिया देखने को मिलेगा। क्रॉनिक केसेस में सेमी सॉलिड डार्क फीसेस हमें देखने को मिलती है। पर एक्यूट में कोई भी एग आपका फीसेस में देखने को नहीं मिलेगा। वहीं एक्यूट केसेस में आपको माइल्ड लंग इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। और जो क्रॉनिक केसेस होंगे इसमें आपको नॉर्मोसिटिक क्रोमिक अनीमिया देखने को मिल सकता है एट फर्स्ट, बट आफ्टर दैट आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसकी वजह से माइक्रोसिटिक्स हाइपोक्रोमिक अनीमिया हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन और पीसीवी की वैल्यू कम हो जाएगी। पर एक्यूट इन्फेक्शन में ब्लड भी मिल सकता है फीसेस में, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज टैरी रेड फीसेस, क्योंकि जो ब्लड इंटेस्टाइन में निकल रहा है वो हमारा पार्टली डाइजेस्ट होगा एंड देन वो रिलीज होगा। अब इसमें हमें क्या देखने को मिला, अगर मैं सीबीसी की बात करूं तो इओसिनोफिलिया देखने को मिलेगा। जो कोट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हार्श हो जाएगा, एज वेल एज हमें डायरिया देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं इसकी वैक्सीनेशन की बात करूं तो हमने दो प्रोटीन का यूज करना है, ACAP प्रोटीन एज वेल एज ACASP1 प्रोटीन। अब इसको मैं एस्पार्टेट प्रोटीएस भी बोलती हूँ। और जो ACAP प्रोटीन होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कैथेप्सिन D. So generally they are used in the creation of vaccines of the Ancylostoma caninum. इसके बाद we are having Wakana disease. Wakana disease generally humans में देखी जाती है जब वो accidentally vegetables के थ्रू इन्फेक्शन को एक्वायर करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस, मतलब डायरिया होगा, वॉमिशन होगा, स्टमक एक होगा। देन अगला इन्फेक्शन आता है ईयर में और थ्रोट में, थ्रोट स्वेल हो जाएगा, ईयर में इन्फेक्शन हो जाएगा। तीसरा आता है फोल स्मेलिंग स्पुटम एज वेल एज एसेक्शिया एंड डिस्निया। इसके बाद अगर मैं इसकी रेडियोग्राफी की बात करूं तो रेडियोग्राफी में हमें ट्रांजिएंट शैडो देखने को मिलती है इन द लंग फील्ड। अब इसके बाद इसमें दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, लार्वा लीक एंड द क्राइसिस। लार्वा लीक क्या है, आपने डिवर्मिंग करी उस होस्ट की जिसमें एंसाइलोस्टोमा का इन्फेक्शन था, तो स्केलेटल मसल में जो अरेस्ट हो रखे थे वो अब क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे एंड दे विल रीच द इंटेस्टाइन। ठीक है, वहां पे वो जाके एडल्ट्स बन जाएंगे एंड देन जब आप सेकंड डिवॉर्मिंग करोगे
तो ये जो एडल्ट्स थे वो अब पास आउट हो जाएंगे एंड देन अगेन जो हमारे अरेस्टेड थे वो एक्टिवेट होके इंटेस्टाइन में आ जाएंगे. सो दे फॉलो द मैकेनिज्म ऑफ लार्वा लीक. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्राइसिस. मतलब बॉडी अपने आप इसको अपने अंदर से बाहर निकालने का प्रयास करेगी. तो इसमें क्या होता है, जब हम ग्रेजुअल ग्रेडेड डोज देते हैं एंसाइलोस्टोमा कैनाइनम की, ओरली दे सकते हो, स्किन के थ्रू दे सकते हो, तो अप्रोक्स 2 मंथ्स में वो अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन को रीच कर देती है. आफ्टर दैट एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो अपना नंबर डिक्रीज करना शुरू कर देती है. देयर इज फॉल इन द अकाउंट इन द बॉडी. और जो फिशेज होंगी उनमें हमें एबंडेंट एडल्ट्स मिलते हैं. एंड क्राइसिस इज अ फिनोमेना शोन बाय एंसाइलोस्टोमा. Then comes the cutaneous larva migrans or the creeping eruptions. These are the characteristic mechanism of the Ancylostoma brazilians. और भी शो करते हैं बट जो एंसाइलोस्टोमा ब्राजीलियंस है वो मेनली इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है. इसमें क्या होता है, जो मैन होता है उसके स्किन के थ्रू ये जो ऑर्गेनिज्म है वो पेनिट्रेट कर जाता है. पेनिट्रेट करने के बाद वो वहाँ पे माइग्रेट करेगा. माइग्रेट करने से वो वहाँ पे इन्फ्लेम्ड ट्रैक्स बना देता है, उसी के साथ साथ पुस्ट्यूल्स बना देता है. एंड एट द एंड क्या होता है, जो स्किन होती है वो हमें कैसी दिखती है, थिकन स्किन दिखती है. ठीक है, स्किन जो होती है वो हमारी बहुत थिक दिखती है और इसी के साथ साथ वहाँ पे प्रूराइटिस आ जाती है. मतलब स्किन इन्फेक्शन आपको मोस्ट प्रोफाउंडली देखने को मिलेगा. अगर मैं बात करूं ब्यूनोस्टोमम की, तो ब्यूनोस्टोमम भी फूकवर्म है इन केस ऑफ रूमिनेंट्स, क्योंकि इसका भी जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो हमारा डॉर्सल बेंड होता है. अब अगर मैं इसकी स्पीशीज की बात करूं, वी आर हैविंग ब्यूनोस्टोमम ट्राइगोनोसिफेलम as well as Bunostomum phlebotomum. So it is found in sheep, goat. It is found in case of sheep and goat, while Phlebotomus is found in case of cattle. अगर इनकी लोकेशन की बात करूँ तो Trigonocephalum is found in Ilium and jejunum, while Phlebotomus is found at the pyloric end of duodenum. अब ब्यूनोस्टोमम एंसाइलोस्टोमा से कैसे डिफरेंट है? इसमें ब्यूनोस्टोमम के केस में हमें एसिमेट्रिक बर्सा देखने को मिलता है, एज वेल एज अगर मैं बक्कल कैप्सूल की बात करूं तो उसमें हमें कोन देखने को मिलता है, लार्ज डॉर्सल कोन. एक्स की बात करूं तो सिमिलर होते हैं बट मोर डार्क embryonic granules are seen. ठीक है, अब मैं इनकी लाइफ साइकिल की बात करूं. लाइफ साइकिल इजी है. पहले वो सिमिलरली स्ट्रोंगाइल लाइक स्पीशीज की फ्री लिविंग फॉर्म को अपनाएगा. L1 स्टेज, L2 स्टेज, L3 स्टेज आएगी. अब ये जो L3 स्टेज होगी वो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करेगी, देन वो लंग्स में जाएगी, लंग्स में L4 बनाएगी, देन इंटेस्टाइन में L5 बनाएगी एंड देन वो फीसेस में बाहर निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ X. अब सिम्टम्स जो है वो हमें वैसे ही मिलेंगे जैसे हमें एंसाइलोस्टोमा में देखने को मिल रहे थे. इसमें हमें अनीमिया देखने को मिलेगा. ठीक है, इसमें हमें डायरिया देखने को मिलेगा, इसमें हमें प्रूराइटिस देखने को मिलेगी, इसमें हमें इचिंग देखने को मिलेगी, देन वेट लॉस देखने को मिलेगा. एंड अनीमिया की वजह से प्रोफाउंडली
बॉटल जॉ लाइक कंडीशन भी आ सकती है। अब इसमें एक पेक्यूलियरिटी है कि जो फ्लेबोटोमम है, मॉर्फोलॉजिकली इट इज हैविंग पेयर ऑफ टू पेयर ऑफ subventral lancets in the buccal capsule। ठीक है, इन द बक्कल कैप्सूल इसके पास ये है, एज वेल एज इट इज हैविंग अ शॉर्ट डॉर्सल कोन। So that was all about duodenostoma and the ancylostoma.